तो वेलकम बैक बच्चों। हम लोग M1R5 का आज लाइव क्लास ले रहे हैं और बेसिकली ये M1R5 की लाइव क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने जुलाई पर या जिन बच्चों को जुलाई में एग्जाम देना है। आपको क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो M1R5 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने M1R5 में इन दो क्लासेस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और या यूं कहिए राइटर जो है, जो अगर लिब्रा में आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज लिब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग हम लोगों ने फिनिश की है। वैसे आपको बता दें जो कि सिलेबस दिया है उसके हिसाब से वर्ड प्रोसेसिंग का अप्रोक्सीमेट 20 नंबर्स के आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्प्रेडशीट जो कि अगला टॉपिक है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्क को। आप कैल्क भी पढ़ सकते हैं और एक्सेल भी पढ़ सकते हैं, मैं अभी आपके साथ पूरा इसको डिस्कस करूंगा। ये भी 20 नंबर्स का है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि वर्ड और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन 60 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन आते मात्र 30 से 40 नंबर के ही हैं। ये है इसके डिफरेंस। लिखा 60 नंबर का है, लेकिन नहीं, इतने नहीं आते हैं इसमें। जो बचे हुए पोर्शन है उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल, और इस बार से तो इससे क्वेश्चन काफी बने थे। मैं आपको इस बार कुछ क्वेश्चन जो अभी हम लोगों के क्वेश्चंस हुए थे या जो एग्जाम हुआ था उसके साथ डिस्कशन करता हूं। आप लोग भी अपने अपने फोन में अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो आप लोग अपने अपने स्टोर में M1R5 पे जाइएगा, ई नोट्स पे जाइएगा, और ई नोट्स के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड पेपर एंड प्रैक्टिस सेट ऑप्शन मिलेगा। आप इस ओल्ड पेपर एंड प्रैक्टिस सेट वाले ऑप्शंस को ओपन कर लीजिएगा और इसी पर आप देखिएगा, ये मैंने अभी जो जैन में एग्जाम हुआ था आपका पहला, वो मैंने इसमें पेपर अपलोड कर रखा है। आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ये है आपके जैन का पेपर। हम लोग पहले बड़े वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जो कि सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग के होते हैं। ये हैं आपके 60 नंबर्स वाले क्वेश्चन। आप लोगों को बता दें, लास्ट टाइम जब हुआ था कोई क्लास तो मैंने आपको बताया था कि जब आप वर्ड पे बात करें या लिब्रा पे बात करें तो आपके राइटर को जब आपने फिनिश किया था तो मैंने आपको इसमें बताया था कि स्पेल चेकिंग को अच्छे से पढ़ लेना। स्पेल चेकिंग का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया हुआ है। ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, हमेशा ही आता है। इसका आएगा या तो लिखा हुआ है ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। इस तरह का एक लंबा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन 8 नंबर का हमेशा मिलता है। कंप्यूटर के प्रिंसिपल के बारे में बताइए, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वेरियस एप्लीकेशंस क्या है। तो ये एक थियोरेटिकल टाइप का 7-8 नंबर का एक फ्री वाला क्वेश्चन है, जिसे कि आप लोग ठीक ठाक अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। हम लोग क्लासेस के बीच बीच में बात भी करेंगे कि जब कभी बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो पैरा वाले क्वेश्चंस को आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि निलिट अब आप लोगों को बी कॉपी नहीं देता। इस बार से उन्होंने बी कॉपीज देना बंद कर दिया, तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसी में ही आपको पूरा खत्म करना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आप लोगों का वर्ड का और फंडामेंटल का। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग क्या है। उसके बाद पार्टीशन कैसे होता है, लैन वैन मैन का क्या है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, खासकर ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को जो सिलेबस मैंने दिखाया उस सिलेबस का इस पार्ट का है। ये रहे, इसमें आपको ये सारा मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका पोर्शन ज्यादा आता है बिकॉज ये क्वेश्चन जीएस बेस्ड है। यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा राइट में, अगर हम लोग बात करें तो ये बैंकिंग का क्वेश्चंस काफी सारे आ गए। क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। एक्सेल का 4 नंबर का क्वेश्चन यहां मिलेगा, और वो भी एरेज बेस्ड फॉर्मूलाज है। तो हम लोग बात स्प्रेडशीट की या एक्सेल की या कैल्क की करेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें वही टॉपिक है हमारा फॉर्मूलाज, उनके बारे में। फॉर्मूला पूछा गया है कि एरे बेस्ड फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लाइव क्लास लूंगा एरेज फॉर्मूलाज के बारे में। फिलहाल आज हम लोग कैल्क के बारे में शुरुआत करेंगे। तो अगर बड़े क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें 4 नंबर का ही सिर्फ एक क्वेश्चन आपके कैल्क का आया हुआ है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के अलग अलग टॉपिक्स के हैं, लेकिन कैल्क का नहीं है। तो ये तो बात हो गई कैल्क का, लेकिन इस बार ये मत सोचिए कि 4 नंबर का पहले आ गया तो हर बार 4 नंबर का ही आएगा ना। सिलेबस के हिसाब से कैल्क में 10-20 नंबर दिए हैं, तो 10 नंबर का तो बनता ही है बनता है। अब चलिए कैल्क के बारे में हम लोग बात कर लें कि क्या क्या है इसके सिलेबस में। कैल्क बेसिकली आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में पढ़ा हुआ है। बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और लिब्रा के अंदर अगर हम बात करें तो उसे कैल्क कहते हैं। मोर ओवर दोनों में ही लगभग एक जैसा ही फंक्शन है।
इसमें आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है इसके फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज से 100% क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक कंप्यूटर्स या यूं कहिए बेसिक फॉर्मूला तो होते ही हैं। जैसे पहले जो आता था उसमें आप लोगों को ये सिंपल सिंपल बोल दिया जाता था कि 5 फॉर्मूलाज के आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो आप पूरा बना के 5 फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करते थे। और इस बार या पिछली बार भी जो था कि पूछ लिया गया था एरेज बेस्ड फॉर्मूला। इस बार मेरे को लगभग आइडिया लग रहा है कि डेटाबेस फंक्शन आने की उम्मीद है। डेटाबेस यानी कि जो फॉर्मूलाज जिसमें हम आंकड़े स्टोर करते हैं उनके आधार पे सबसे बड़े आंकड़े, सबसे छोटे, इस तरह के हैं। तो चलिए हम कैल्क के बारे में मोटा मोटा बात कर लेते हैं, क्या मिलेगा इसमें पढ़ने को आप लोगों को और किस तरीके से इसे खत्म करना है। इनमें ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवॉट टेबल एंड चार्ट। तो बेसिकली अब आप लोगों को अपने वीडियो कंटेंट ओपन करना होगा। वीडियो कंटेंट में हम लोगों ने जहां तक फिनिश किया था उसी के आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो कंटेंट में हम लोगों ने वर्ड खत्म किया था और यहां से आप लोगों को क्लास नंबर 23 से एक्सेल शुरू हो जाएगा। आप लोग इसे एक्सेल को पढ़िए। एक्सेल की ये दोनों बेसिक क्लासेस हैं, आप इन क्लासेस को पहले फिनिश करिए। एक्सेल के बारे में है, मैं अभी फिर से इंट्रो दे रहा हूं, लाइए बता देते हैं। तो हम लोग रन पे जाएं और रन पे लिखते हैं एक्सेल और एंटर करते ही ये एक्सेल की स्क्रीन खुल जाएगी। आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप लोग लिब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिब्रा राइटर्स में आपको कैल्क के नाम से ये मिलेगा। और ये रहा हमारा लिब्रा और ये रहा कैल्क स्प्रेडशीट। तो आप लोगों को कैल्क वाला ही पोर्शन ज्यादा ध्यान देना है। मोर ओवर लिखने में सब एक जैसा ही होता है। क्लियर? आप में से मेरे को बताएंगे कुछ बच्चे, अगर थोड़ा बहुत एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है, कि आप लोगों के एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? किसी को आइडिया? बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स एबीसीडी जो आप देख रहे हैं इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। 1 2 3 4 ये जो आप देख रहे हैं इनको हम लोग रोज कहते हैं। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सेल। अब अगर आप गौर करें तो ये जो सी लिखा है ये हमारा सी कॉलम है और ये जो 3 लिखा है ये नंबर ऑफ रो थर्ड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस सेल का नाम क्या बनेगा? ये सेल सी कॉलम के थर्ड रो पे है, तो इसका नाम हो गया C3। जरा आप लोग मेरे को इसी तरीके से बताइए इस सेल का क्या नाम होगा? A4 बिल्कुल सही, A4। ए कॉलम की फोर्थ रो पे है। क्लियर? तो एक्सेल में इस तरीके से आपके पास बहुत सारे रो एंड कॉलम्स तैयार हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे शीट 1 का पार्ट है। ये शीट 1 का है। आप इसी तरीके से मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज मैंने आपको वीडियो में भी बताई है, फिर भी बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक्सेल में कितने होते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि वर्जन कौन सा है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की बात करें तो मैं आपको एक मोटा मोटा लिमिट्स दिखा देता हूं तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए ये रहा। अगर हम एक्सेल 2010 की बात करें तो हमारे पास 1048576 ये होती हैं टोटल नंबर ऑफ रोज। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स ए से शुरू होते हैं, एक्स एफ डी तक लास्ट कॉलम है और ये जाता है 16384 कॉलम्स है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतने नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कि 2007 और उससे कम वाले वर्जन्स में तो आप लोगों को इसमें कुछ कॉलम्स और रोज कम दिखाई देंगे। मैं वो भी दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन 2007 लिख देता हूं मैं यहाँ। तो देखिए आपको यहाँ पे 2003 7 सभी मिल गई। अब एक साथ आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। नॉर्मली जो आपके सिलेबस में आता है वो 2007 का रहता है। तो इसमें दिखा रहा है कि आपके सिलेबस में और 2003 में और कम है। 2003 में और यहां से देखेंगे ये सारे एक जैसे हैं। 2003 में टोटल नंबर ऑफ रो 65,536 थी और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 256 थे। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो आप 2007 एंड 2003 दोनों को ही एक बार रट लीजिएगा। आपके कैल्क में जो मिलेगा वो ये वाला है। क्लियर? अब हम लोगों को करना क्या है, सिंपल सा एक इंट्रो देख लीजिए और फिर किस किस टॉपिक को आपको ध्यान देना है वो देखिएगा। आपके पास यहाँ पे जो सेल दिया गया है इस सेल पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए इस तरीके से।
कैल का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आप अपने नंबरों को कैसे भी जोड़ घटा प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। हर फॉर्मूले की शुरुआत इक्वल से की जाती है। ये भी एक सवाल बन जाता है। पहला सेल है 50, जरा बताइए ये वाला सेल कौन सा है? 50 वाला, 50 सर वाला सेल A1। A1। ठीक है, मैंने यहां लिखा प्लस, और दोबारा मेरे को बगल वाला 88 वाला कौन सा है? B1। सर B1। एंड 17 वाला सर C1। C1 है। C1 है। तीनों को ऐड कर दिया, देखिए एंटर करते ही यहां पर ऑटोमेटिकली A1 प्लस B1 प्लस C1 तीनों का टोटल आ गया। सिंपल। अब जरा आप लोग मेरे को बताइए कि अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक, और ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं ये लिखता हूं, अब कोई बता सकता है कि अब आंसर कितना आएगा? आई थिंक 3 आएगा। 3। बिल्कुल सिंपल सा है। ये आप लोगों के बॉडमास रूल को फॉलो करता है। बॉडमास रूल जो मैथमेटिकल रूल्स है, इसमें A1 और B1 दोनों को पहले ऐड करना है। तो A1 और B1 दोनों ऐड करेगा, A1 10 है और B1 20, दोनों को ऐड करके 30 हो गया, और 30 को फिर C1 से डिवाइड कर देगा, और उसको डिवाइड करते ही 3 आ गया। तो इस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूला अपने सिंपल अरिथमेटिक के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल के या कैल के बने बनाए फॉर्मूलाज चाहिए, तो आप इस fx पे क्लिक करिए। यहां आपको पूरे फॉर्मूलाज दिखेंगे। इन फॉर्मूला को हम लोग फंक्शन कहते हैं, और ये फंक्शन बड़े हेल्पफुल हैं। आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, इनमें कई सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। आपके सिलेबस में लिमिटेड फंक्शन है, सब नहीं पढ़ने तो उतने ही पढ़िएगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इनका एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ पे सर्च में एवरेज डालेंगे, ये एवरेज फॉर्मूला दिखा देगा। अब पूछ रहा है एवरेज फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है कि हमने यहाँ से फॉर्मूला एवरेज ले लिया, नेक्स्ट किया। अब पूछ रहा है कि एवरेज कहां से कहां तक का निकालना है, तो आप सेलों के नाम लिख दीजिए, या तो माउस यहां से यहां तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए, वो अपने आप बता देगा कि A1 से C1 तक के नंबरों का निकालना है, और बस ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहां पर ये फॉर्मूला अपने आप आ गया। ये फॉर्मूला का आउटपुट बेसिकली ये है। तो आप लिखकर भी कर सकते थे, लेकिन हमने फंक्शन का मदद ले ली, और फंक्शन विजार्ड का फायदा क्या होता है? फॉर्मूलास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बता देता है। अब सोचिए सवाल क्या आएगा आपके, उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि एवरेज फॉर्मूले को एक्सप्लेन करिए, या लिखकर आएगा कि कोई भी 3 स्टैटिकल फॉर्मूले के बारे में बताइए। तो आप लोगों को फंक्शन में जाना है, और फंक्शन के अंदर आप लोगों को कई सारे जो फंक्शंस दिखाई देते हैं, उनमें से आप लोग इन कैटेगरीज को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बच्चों ये एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे बोला जाएगा कि 3 फाइनेंशियल फॉर्मूले के नाम बताइए या एक्सप्लेन करिए। अब फाइनेंशियल फॉर्मूले में होते क्या क्या है, आप जब फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज दिखा दिए गए, उनमें से कोई भी 3 आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था एरे फॉर्मूलाज के ऊपर, आप कोई भी एक्सप्लेन करिए। तो मैंने आप लोगों के सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स और ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्लास में इसको और भी बता देंगे, ट्रांसपोज वगैरह कैसे यूज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब बिल्कुल वही है कि आप लोगों के पास कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो आप व्यू के नाम से जानते होंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को कॉलम्स को रोज में शिफ्ट करना है, तो हम लोग ट्रांसपोज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये आ गया ट्रांसपोज, और ये धीरे धीरे जब आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा ट्रांसपोज, और कहां से कहां तक का ट्रांसपोज निकालना है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के रो कॉलम्स में शिफ्ट कर देगा। इसमें हमें कॉमा कॉमा भी लगाना पड़ेगा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन फॉर्मूलाज का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एरे वाला और बता दूंगा। तो फंक्शन एक तो आपको पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, हर तरह के फंक्शन हैं इसमें। मैं कुछ एक छोटे से सैंपल में भी दिखा देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के फंक्शंस हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा हमारा एक्सेल का सिलेबस, और इसमें आपको मिल जाएंगे काफी सारे। ये एक्सेल क्या है, एक इंट्रो है उसका, क्लियर?
कुछ फॉर्मूलाज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कुछ फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, कैसे एक्सेल खोलना है ये सब है। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दिखा रहा हूं जो एक्सेल में आप लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, एक्सेल का मैंने एक अलग से वीडियो कंटेंट भी बनाया हुआ है ताकि बच्चे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये आपको पूरा नहीं पढ़ना बिकॉज ये स्पेशली है, ये 30-35 क्लासेस सिर्फ एक्सेल की हैं, ये हैं फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग पूरा पूरा एक बार, ये पूरा एक्सप्लेन है, आप वीडियोस चेक करिएगा सारा मिलेगा। एक ये फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं जो कि एक्सेल में फाइनेंस के ऊपर है, रेट्स फॉर्मूलाज, ये सब के फॉर्मूलाज एक्सप्लेन है, ये आप लोगों को देख लेने हैं। ये सारे फॉर्मूलाज पहले फिनिश करिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक्सेल में एक और अच्छी चीज होती है और वो होती है चार्ट्स। चार्ट्स जिसे हम लोग ग्राफ भी कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ग्राफ क्या होता है। तो हम लोग चार्ट विजार्ड ये कैसे यूज करेंगे, उसके लिए सिंपल है, एक डेटा डाल दीजिएगा, यहां बच्चों के नाम है, इस तरीके, और कुछ परसेंटेज नंबर्स डाल दिए हम लोगों ने, ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करिएगा। एक्सेल में दोनों को ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करेंगे तो छूट जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना पड़ता है और यहां पर आपके मेनू सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इन्हीं में देखेंगे चार्ट ऑप्शन आ जाएगा, चार्ट ऑप्शन में देखिए तुरंत चार्ट आ गया बनकर, और यहां पर आपको चार्ट की वेराइटीज भी पूछता है। चार्ट 3D में देखना है आपको, 3D में देख लीजिए। चार्ट्स में भी बाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, जैसा चार्ट चाहिए वैसा ले लीजिए। चार्ट में भी सिलेंड्रिकल कोन जिस तरह का चाहिए, नेक्स्ट करिए। अब यहाँ चार्ट के लिए पूरी रेंज दिखा रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करिए। यहाँ बोल रहा है चार्ट्स में जो आपकी सीरीज है वो किस नाम से है, उसका कलर कैसा करना है, फिल कलर कैसा करना है, वो सारा ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट करिए। आपको चार्ट के टाइटल डालने हैं, तो हमने यहाँ टाइटल में यानी सबसे ऊपर लिखने के लिए हम लोगों ने दे दिया स्कूल रिपोर्ट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो लिखना है, और फिनिश कर लीजिए। ये देखिए चार्ट कितनी आसानी से आ गया। इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा करके जहां चाहिए वहां लगा दीजिए। तो ये भी चार्ट बनाने का पूरा स्टेप पूछा जाता है, तो जो मैंने बताया उसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा चार्ट्स के बारे में, ये भी एक अच्छा और यूजफुल है। दूसरी चीज, एक टॉपिक और इसमें सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके एक्सेल पे होने वाले वी लुकअप, साथ ही साथ आप लोगों के एक्सेल में होने वाले डेटा फिल्टर, ये सारी चीजें, तो उनको भी देख लीजिए कैसे क्या है, मैं बता देता हूं कहाँ मिलेगा वो सब। आप कोशिश यही करिएगा कि मैक्सिमम ऊपर से लेके नीचे तक के सारे वीडियोस एक एक करके सिस्टमैटिक पढ़ते रहेंगे, आपको आराम से समझ आएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं, यहां से यहां तक सब में फंक्शंस मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फॉर्मूलाज को पढ़ना बहुत अच्छा है, आप लोग पहले पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसका वीडियोस के देखते हुए अपना करते भी चलिए, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद ये पाइवॉट टेबल एंड चार्ट, ये भी बहुत यूजफुल है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। नीचे से कैल्क भी एक्सप्लेन किया गया। तो बच्चों एक्सेल के लिए इतना सफिशिएंट है। फॉर्मूलाज देखिए, पाइवॉट चार्ट जानिए, डेटा सॉर्ट, डेटा फिल्टर, इन सब के बारे में देखिए, चार्ट्स देखिए, और आई थिंक ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो जो भी अगर इसमें से डाउट होंगे नेक्स्ट सेशन पे हम लोग फिनिश करेंगे। अब मेरे को आप लोग बताइए, जो पिछला मैंने टॉपिक दिया था जिसमें कि आप लोगों को राइटर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेल मर्ज जरूर पढ़ लीजिएगा, मैक्रोस जरूर पढ़ लीजिएगा, एंड नोट जरूर कर लीजिएगा, लेबल्स कैसे यूज करते हैं वो बात देख लीजिएगा, ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा, हेडर फुटर सीख लीजिएगा। ये सारी टॉपिक्स थे। इनमें से किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहता है अभी तक का, तो जरूर पूछिए। अगर कोर्स भी कुछ पूछना चाहता है तो जरूर पूछिए, पहले अपना हाथ रेज कर लीजिएगा। अब आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों अपने अपने डाउट्स। पवन कुमार, बताइए पवन। जी सर, ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, मतलब जो कह रहे हैं सर मेल मर्ज और जो वाला जो, जी 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 जी। तो तो सर जो है मतलब कि उसमें लॉक दिखाई दे रहा है, मतलब वो खुलेगा क्या कैसे? आपने बाई कर लिया है कोर्स? जी सर, भाई तो किया ही तभी तो चल रहा है। नहीं तो बाई कर लिया है तो लॉक तो दिखना नहीं चाहिए। बाई करने का मतलब नहीं है आपके नहीं वीडियोस ऑन हो जाने चाहिए। आपने M1 R5 वाला ही बाई किया है ना?
जी सर, मतलब वो आप दिखा रहे हैं, आप लॉग दिखा रहा, मैं मतलब अभी अपना नहीं खोला हूँ। नहीं तो आपके खुल जाएंगे, अगर आपने बाई कर लिया है तो वो सारे ऑन हो गए होंगे। कब लिया था आपने? अरे मैं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही किया था। तो अगर आपने बाई किया है जुलाई वाले के लिए तो आपका ओपन हो जाएगा। नहीं हो रहा तो फिर मेरे से बात करिएगा, मैं देख लूंगा आपका अपना। मेरे को उसकी फीस रिसिप्ट सेंड कर दीजिएगा, इनवॉइस कॉपी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है। आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा मुझे। जी सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी के कोई डाउट्स हैं बच्चों? क्लासेस आप लोग कर रहे हैं धीरे धीरे अपना। एटलीस्ट मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। अभी आपको M1 और M2 जितना जल्दी फिनिश कर लेंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि आपको M3 पढ़ने में टाइम मिल जाएगा। M4 बहुत छोटा है, M4 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। M4 के लिए मान के चलिए कि मैक्सिमम 25 दिन, M4 25 दिन में आराम से खत्म किया जा सकता है। M3 में आपको 2 महीने लगने वाले हैं। तो अभी हमारा कैलेंडर चार्ट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप लोग फरवरी तक काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन बचता है, पावर पॉइंट। इसमें से भी एक आध क्वेश्चन जनरेट होता है। फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होंगे वो ये वाले सिलेबस है, जिसमें आपका WW इंटरनेट है और ई गवर्नेंस वाले कोर्सेज हैं। डिजिटल लिटरेसी वाले में भी 100% एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और फ्यूचर स्किल का भी आएगा। तो इसका सिलेबस ज्यादा मुश्किल नहीं है, थेरेटिकल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैं गेस्ट पेपर दे दूंगा आप लोगों को, बस। तो M1 वाला पेपर तो रेयरली कभी कोई बच्चा जिसने कुछ भी नहीं किया हो उसके लिए है। बाकी जो सारा पेपर है आप बिना किसी गाइडेंस के भी अगर सिर्फ वीडियो फॉलो करेंगे आप आराम से निकाल लेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वीडियो देखिए और गेस्ट पेपर पढ़ लीजिएगा, बस। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? एक्सेल को फिनिश कर लीजिएगा बच्चों, एक्सेल में टाइम भी लगता है। और अगर आप लोग एक्सेल को पढ़ रहे हैं और एक्सेल को आगे फर्दर अपने एज ए पार्ट ऑफ करियर यूज करना चाहते हैं तो भी बहुत काम आएगा। एक्सेल हर जगह, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बिल्कुल यूज होता है, कंपल्सरली ये यूज होता है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ उतना बताया जितना कि आपके सिलेबस में काम आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया। लेकिन एक्सेल का एक अलग से स्टोर में क्लास भी है, और अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसमें हमने एक्सेल पूरा डिस्कस किया है। अब मैं ये पूरे वीडियोस आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये लगभग 32-33 वीडियो हैं। तो आपको ओ लेवल में सिर्फ एक्सेल ही थोड़ी पढ़ना है, वो भी 6 7 8 10 नंबर के लिए। तो इसीलिए ये सिलेबस अलग है। ये आपको तभी लेना है जब आपको ओ लेवल के सिवाय एक्सेल की जरूरत पड़ रही है। उस केस में आप लोग ये पूरा यूज कर सकते हैं। वरना ओ लेवल के लायक जितना भी कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसी के कोई क्वेश्चन? विनय, विनय का सवाल है। विनय हाथ रेस किया है, बताइए विनय, स्पीकर ऑन कर लीजिए। सर ये जो आपने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब कुछ करके दिखाया सर वीडियो में, तो सर हम लिब्रा ऑफिस यूज करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज? मैंने वर्ड में करने के बाद फिर नीचे चेक करिएगा, मैंने उसी चीज को यहाँ लिब्रा राइटर में भी करके दिखाया है। हाँ सर। तो अगर आपने वर्ड में पढ़ लिया है, क्योंकि वर्ड में नॉर्मली मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वर्ड लगभग सभी बच्चों का आगे पीछे पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सबने पढ़ा ही हुआ है, या MS ऑफिस पढ़ा ही हुआ है। तो MS ऑफिस में अगर वो कंटेंट आपको समझ आ गया है तो लिब्रा राइटर में देखिए पूरे राइटर्स के ही है, राइटर में चार्ट, राइटर में ये, तो ये आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा क्योंकि वो चीज ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। इसी तरह मैंने पहले एक्सेल बताया, एक्सेल करने के बाद फिर मैंने कैल्क में, आपको ये देखिए नीचे पूरा कैल्क है, तो आपको बड़ा आराम से समझ आएगा वो चीज। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने आपको पाइवॉट टेबल बता दिया, या फिर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, आप फॉर्मूला इसमें लगाएं या फॉर्मूला एक्सेल में लगाएं, सेम फॉर्मूला। यहां तक कि आप कंटेंट कॉपी पेस्ट भी कर दीजिए, जैसे यहां लिखा है इसको आप Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए और एक्सेल में जाके पेस्ट कर दीजिए, वो देखिए वहां पर भी आ जाएगा। फॉर्मूले वो यहाँ के वहां, सब फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें टूल्स थोड़े से इस तरीके से दिखते हैं, मेन्यू बेस्ड, उसमें रिबन बेस्ड। टूल्स की डेफिनेशन भी नहीं है कि मैंने यहाँ वैलिडिटी बताया तो वहां पर वैलिडिटी का मतलब कुछ और हो गया। तो आप लोगों को इसीलिए पहले इजी फॉर्म में बताया गया ताकि आप लोगों को अगर पढ़ा हुआ है तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम उसे कैल्क में कैसे करेंगे या लिब्रा में कैसे करेंगे वो अलग से एक वीडियो में पूरा समझा दिया गया। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप दोनों कर लीजिए। और आपके जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी और एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक्सेल की एग्जांपल आता है कि एक्सेल में आपसे पूछ लिया गया कि आपको
3 फाइनेंशियल फॉर्मूलाज के नाम बताने हैं या एक्सप्लेन करना है, तो आप हेडिंग तो डालेंगे ही, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करना, उन्होंने फॉर्मूले के नाम नहीं देते वो लोग, वो कभी ये नहीं कहते कि आप पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला समझाइए। अब फाइनेंशियल फॉर्मूलाज आप लोगों को करने हैं, तो मैंने आपको फाइनेंशियल फॉर्मूलाज पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उसे समझाएंगे कैसे। आपको बस करना क्या है, आंसर शीट में आप हेडिंग डालिएगा फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, और नंबर 1 आप पहला फाइनेंशियल फॉर्मूलाज लिख दीजिएगा रेट। रेट का एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है, आप पूरा उसको एक्सप्लेन करिए इंग्लिश में या हिंदी में कि रेट फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद फिर आप लोग एक छोटा सा बॉक्स बनाइए अपनी कॉपी में ही, ऊपर ABCD लिखिए, और इस फॉर्मूले के जैसे मैंने यहां दिया है सेम एज इट इज लिख दीजिए। ये आप कैल्क में लिखें या राइटर के हिसाब से लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कहीं नहीं मेंशन है। अब आप लोग जब ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये सफिशिएंट है। ये आपने एक बता दिया, फिर दूसरा बता दिया, और फिर तीसरा बता दिया, बस हो गए 3 फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। आपका अगर 5 नंबर का है, 4 नंबर या 4.5 नंबर किसी भी हालत में नहीं जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट है मोनिका अग्रवाल। मोनिका बताइए। सर ये जो थ्योरी पोर्शन है सर, लिब्रा और MS ऑफिस दोनों में से सर किसी एक का भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर आपने PDF में MS ऑफिस का एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल, लिब्रा का बिल्कुल। उतना एक्सप्लेन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वही चीज बताई ना कि आप किसी का भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, जो आपके शॉर्टकट्स Okay, आएंगे, जो आपके शॉर्टकट कीज आएंगी, वो लिब्रा के बिहाफ से आएंगी, ठीक है। सिलेबस में आपके लिब्रा ही है, सिलेबस में आपके लिब्रा के हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने प्रेफर्ड करने को कहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग जो भी क्वेश्चंस देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने लिब्रा किस तरीके से यूज किया है। देखिए ये रहा, आप गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ कहा है हेल्प लेने के लिए ऑफिस में कौन सी बटन बताई जाती है। अब इन्होंने MS ऑफिस का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर, और F1 बटन, वैसे मैं आपको बता दूं लिब्रा में भी F1 से ही हेल्प खुलती है, तो इन्होंने भी एक क्वेश्चन MS ऑफिस का दिखा दिया। और देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा, इस क्वेश्चन में गौर करिए कि इनमें से कौन सा टूल जो है एक से कई रेसिपिएंट को मेल भेजता है लिब्रा ऑफिस में। आपको पता है ना, मेल मर्ज हो लिब्रा में या मेल मर्ज हो वर्ड में, दोनों का तो काम एक ही जैसा ही है। तो yes आप sir। लिब्रा ऑफिस में भी यही है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क नहीं मिलेगा, दोनों में सेम है। अब थोड़ा सा और नीचे डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को वर्ड और या यूं कहिए ऑफिस और लिब्रा में कहां डिफरेंस मिलेगा। अब ये क्वेश्चन और आ गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जो है वो स्प्रेडशीट में क्या सेम होती है। तो ये देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, भले वो राइटर का पूछ ले या वर्ड का या एक्सेल का पूछ ले या कैल्क का पूछ ले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा और देखते हैं नीचे, जहां आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिलेगा कि हाँ इन्होंने क्वेश्चन लिब्रा को ध्यान पे रख के बनाया होगा। देखिए यहां पर, अब यहां पर इन लोगों ने पूरा पूरा स्पेशली डिजाइन कर रखा है कि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर बंद करनी है, टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट करनी है, तो आप लिब्रा ऑफिस में कैसे करेंगे। अब यहां थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना होगा, क्योंकि वर्ड में आप कैसे बंद करते हैं, तो वर्ड में बंद करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये रहा विन वर्ड, विन वर्ड में अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्पेलिंग ग्रामर चेक करिए, तो स्पेलिंग ग्रामर आप यहां कुछ भी लिखेंगे और गड़बड़ हो गया है तो आप इसे यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए ये दिया है रिव्यू, रिव्यू के अंदर दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहां से चेक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्लोज करना है तो इसी में ऑप्शन आता है, और ऑप्शन से जाकर आप लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर्स जो ऑप्शन है यहां से आप जाकर उसको ऑफ कर सकते हैं सारी, तो ये बंद हो जाएगी। लिब्रा में ये चीज यहां नहीं है, लिब्रा में आपको टूल्स मेनूज में मिलेगा, मैं वो भी दिखा देता हूं। जैसे ये है, तो टूल्स के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है, और अगर आप लोग यहां चेक करें तो यहां पर भी ऑप्शंस है। तो जो डिफरेंस आया वो कहां पर आया, बस मेनूज में। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो टूल्स की जगह रिव्यू में चला गया और यहां पे चला गया, और अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप लोग कोई भी एक याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर भी क्वेश्चन दिया गया है, हाउ स्लाइड ट्रांजेक्शन यूज इन पीपीटी, तो आप पावर पॉइंट को ध्यान पे रख के पढ़ा दीजिए या फिर आप लोग इंप्रेस को ध्यान पे रख के पढ़ा दीजिए, नंबर्स कहीं पे भी नहीं कटेंगे। विनय का क्वेश्चन है, विनय बताइए। मैं कह रहा था सर कि इसमें नोट्स कैसे नोट्स बनाना पड़ेगा ना सर हम लोगों को।
नोट्स आपको अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले पेपर के लिए तो नहीं कहूंगा कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि पहला पेपर इतना है ही नहीं टफ कि आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप एक काम जरूर करिए कि जो जो कोर पार्ट है आपको करना क्या है, पहले आप लोग वीडियोस देखते चलिए। अब जैसे आज के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेल की वीडियोस देखने हैं, ठीक है, आपने एक्सेल पढ़ना शुरू कर दिया। एक्सेल आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो वो फॉर्मूला तो वीडियोस में एक्सप्लेन है, तो आप एक रफ कॉपी में वो फॉर्मूलाज लिख लीजिए, ठीक है। एक्सेल में इतना काम सफिशिएंट है। इसके बाद जब मैं आपको लास्ट में लगभग 1 महीना पहले के आसपास मैं आपको पूरा का पूरा एक गेस्ट पेपर दूंगा, बस वो गेस्ट पेपर ही आप पढ़ लीजिएगा, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस पेपर को इतना, इससे ज्यादा अहमियत मत दीजिए। आप स्पेशली देखिए, बनाने वाला बंदा तो दिन भर एमएस ऑफिस में उलझा रह सकता है, नोट्स पूरे पूरे हैं इसमें। आप इंग्लिश में भी चेक करेंगे, बहुत डिटेल में बना हुआ है, इतनी जरूरत ही नहीं है। वो बात वही हो रही ना, मैंने क्या कहा था कि मैं आपको ओ लेवल पढ़ाने यानी ओ लेवल पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आप पूरा स्पेशलाइज नहीं होंगे इसमें, हमें स्पेशलाइजेशन करना भी नहीं है और आपको स्पेशलाइजेशन होना भी नहीं है। आपको मेन ओ लेवल सर्टिफिकेशन से मतलब है। आपको 99% नहीं लाने हैं, मैं 70 से 80% लाने की उम्मीद कर रहा हूं सबसे, बिकॉज ओ लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए आप लोग इस पे टाइम दे रहे हैं। आपके पास तो इतना सारा काम वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप क्यों बैठ के ये पूरे नोट वोट ये सब करेंगे। वीडियो में आपको आराम से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का कैसा तरीका है, तो मैं जो गेस्ट पेपर दूंगा बस उतना सफिशिएंट है, उतना ही आप करिएगा। अननेसेसरी आप पूरी पूरी कहानियां लिखने बैठेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आएगा वो गेस्ट पेपर से ही घूम फिर के। असलम, असलम का सवाल बताइए। कह रहे हैं कि सर मैंने जो है ए वाला पेपर एमएन वाला जो है दिया था इस बार, तो मेरे जो है 40 में से 32 जो सही है, जो जो शुरुआत वाले हैं ऑब्जेक्टिव वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो बाकी का जो रिटेन वाला है वो मैंने मतलब सही से लिखा नहीं है, तो क्या पास होने की संभावना कितनी है? देखिए, रूल आपको पता है कि पहले वाले क्वेश्चन में 40 में से अगर आपके 32 सही हैं, ठीक है, तो आप पहला पेपर तो पहला पार्ट तो क्वालिफाई है ही, क्योंकि इसमें मिनिमम 20 होने चाहिए। अब आप पहुंचते हैं 60 वाले में। 60 वाले में आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो 18 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो 50 बनेगा आपका, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखिए कि 60 में आपके 18 बनते हैं कि नहीं, या फिर इसमें प्लस माइनस ले ले तो 20 नंबर बनते हैं कि नहीं। अगर 20 नंबर लायक आपने कंटेंट लिखा है, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे ख्याल से पास होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये आप बताएंगे कि आपके सर नंबर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो अटेम्प्ट सर मैंने सब किए थे, लेकिन जो इसमें से जो साइबर वाला है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो तो सर सही किए थे। बाकी जो 1 2 और 3 था उसमें जो है मतलब ऐसे ही सब लिख दिए थे। तो ऐसे क्यों लिख दिए थे, क्वेश्चन तो ज्यादा मुश्किल थे सर नहीं। आपको लैंड वैन मैन का मतलब नहीं क्लियर था क्या? ये तो देखिए कितना वो तो आसान सा लिखे थे सवाल था। लैंड वैन, हाँ लैंड वैन तो सब सही किए थे, लेकिन बाकी जो और मतलब और बाकी सब पढ़े नहीं थे। ये देखिए, ये भी हाँ, कितना इजी पेपर है कि आपको ये तो कहानी बांधने वाली है कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं इनके फायदे नुकसान क्या है, बस बताते रहिए। फेसबुक ये है, हमें हमें बिना मतलब के भी लोग हमारी फोटो देख लेते हैं, सिक्योरिटी का इश्यूज है, दुनिया भर की चीजें, तो ये सब तो चीजें एक्चुअली आप। सर ये सब मैंने सर लिखा था, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड में था सब मैंने लिखा था, लेकिन जो मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं ना था, तो ओके बाकी जो ओके। कंप्यूटर से संबंधित था वो सब मतलब ऐसे ही सब नहीं तो था। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि फिर 32 कैसे आ गए आपके वहां पर। नहीं सर, इतना तो मेरा सही है, प्रेजेंट ऑफ माइंड से मेरा बिल्कुल सही है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल तो फिर पासिंग करेक्ट है। परसेंटेज आपके आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले लीक कर दिए थे। जैसे ईमेल वाला तो जी मैंने पहले हाँ। ही बता दिया था कि ये आपको पढ़ना है। एग्जाम्स के 2 दिन पहले दिन ही मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, लैंड वैन भी पूरा बता दिया था। पावर पॉइंट में स्लाइड 3-4 क्वेश्चन तो मैंने एक वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिए थे 2 दिन पहले ही। तो बच्चों बिल्कुल के 20 बिल्कुल सर नंबर वो, के क्वेश्चन तो उसी वीडियो में ही मिल गए थे। तो चलिए, हाँ स्पेलिंग सर चेक वो वाला भी मैंने बताया था बच्चों को। ठीक है, वेट करिए, कोई बात नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो इस बार तो 100% हो जाएगा। रिंकी, रिंकी का क्या क्वेश्चन है बताइए रिंकी। रिंकी अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। उपेंद्र, रिंकी रिंकी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आज मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड किया है। ठीक है। सारी वीडियो भी मैं नहीं देख पाई हूँ। सो सर, एक तो मुझे ये जानना था कि पेपर्स कब लॉक होंगे।
पेपर्स अप्रैल में लॉक होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि मई या मार्च लास्ट तक मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, तो अप्रैल के में आप मोरओवर शुरू हो जाते हैं, अप्रैल में तो हो ही जाएंगे। तो आप अप्रैल के आसपास ही, अभी आप पेपर लॉक करने की टेंशन मत लीजिए, ये आपको अभी टाइम मिलेगा, लगभग 1.5-2 महीना मिलता है पेपर्स लॉक करने के लिए। आप पहले ये देखिए कि आप 4 में से कितने पेपर्स में करने के सक्षम हैं। अब आपने चारों लॉक कर दिया और चारों नहीं पढ़ पाए तो अननेसेसरी मनी और टाइम दोनों वेस्ट होगा। आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके पास पूरा का पूरा मार्च है, फिर अप्रैल है, और पेपर मई तक रहते हैं लॉक होने के लिए। तो अभी आप Okay. अप्रैल में जब आपको टाइम मिलेगा तो तब तक आपका M1 पेपर तो ठीक ठाक खत्म हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया तो उनका M2 भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपका M1 और M2 दो पेपर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं तो फिर चारों लॉक कर दीजिए। बिकॉज चारों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके पास फिर वहां पे 3 महीने बचेंगे, उसमें हम लोग बचे हुए तीनों पेपर खत्म कर सकते हैं। तो अभी आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी इन दोनों पेपर्स को फिनिश कर ले। ये तो अभी हो जाएगा, ये तो आपका मात्र ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा M1, और M2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं M4 और M3 पर शिफ्ट करूंगा, तो आपको थोड़ा टाइम दीजिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करिएगा कि हाँ हमें 2 करने हैं, 2 तो करने ही करने हैं, 3 करने हैं जी या सर। 4 करने हैं, ये फिर आपको डिसाइड करना होगा। ओके, तो सर डैशबोर्ड पे जब मैंने जब ओपन करने की कोशिश की है तो उसमें जो कोर्स और प्रोफाइल वगैरह का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट ऐसे ही वेबसाइट पे पहुंचा देता है, तो ऐसे ही होता है ना सर? या हाँ, अभी आप मेरे कुछ मत करिए, अभी आपको पेपर लॉक करने का तो अभी आएगा ही नहीं उसमें।